चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने खास मेहमान से हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ ताज के हमारे खास मेहमान जितेंद्र सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड में आपका मनी 9 के इस मंच पर। नमस्कार विपुल जी। सबसे पहला सवाल तो आपसे जानेंगे कि जो अभी हाल में जो आंकड़े हमको देखने को मिले हैं, खासतौर से एमफी के, दो चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं। एक तो ये है कि डेट फंड से जगह लगातार आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। इक्विटी में निवेश बढ़ता हुआ, इक्विटी में निवेश बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी अब धीरे धीरे जो तेज़ी थी वो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के चलते वो भी घटती हुई दिखाई दे रही है। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए विपुल जी, अगर अभी का हम सिनेरियो देखें तो एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है निवेशकों के लिए। खासा इंटरेस्ट रेट हमारा राइजिंग सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, और ग्लोबली भी हम फैक्टर्स देख रहे हैं। बाहर दूसरी कंट्रीज भी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं। तो एक तो ये अनसर्टेनिटी है। दूसरा, पिछले कुछ सालों में अगर हम डेट फंड का रिटर्न देखें तो सिंगल डिजिट रिटर्न्स पर आ गया है। तो इन सबको देखते हुए जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके चलते इन्वेस्टर्स जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और जो जितनी भी हम निकासी देख रहे हैं डेट फंड से, ये ज्यादातर उन फंड्स में हो रही है जिन फंड्स का रिटर्न जो है वो पिछले 1-2 साल में जो है इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है, या सिंगल डिजिट रिटर्न्स है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो लॉन्ग टर्म डेट फंड है वो इस वक्त उनके उसमें इनको आपको ज्यादा दिखेगा। और उसका एक मुख्य कारण सिर्फ यही है कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए। और जब रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 1-2 सालों में शॉर्ट टर्म फंड्स में रिटर्न नहीं मिला है, जहां से आपको मैक्सिमम आउटफ्लो दिखाई देगा। जी। और अब इन्वेस्टर्स जो है उनका रुझान जो है ये लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा, कॉर्पोरेट्स ने पैसा निकाला है। एडवांस टैक्स पेमेंट की जो है डेट आती है, तो उसके लिए कॉर्पोरेट ने पैसा निकाला है। एफआईआईज का भी आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, और शेयर मार्केट में जिस तरीके से उतार चढ़ाव रहा है, वहां पे एफआईआईज ने भी जो है पैसा निकाला है म्यूचुअल फंड से। चलिए, लगातार हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस सवाल का जिक्र अभी हमने इस रिपोर्ट में भी किया कि आखिर में डेट फंड से लगातार निकासी क्यों हो रही है, और आपसे भी वो सवाल किया। अब दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये आता है कि एक तरफ तो हम डेट फंड में निकासी देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद अब कई सारे नए फंड जो है वो बाज़ार में आ रहे हैं। एनएफओ जो है बाज़ार में बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कब से शुरू होगा। अब आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, एनएफओ में पैसा लगाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, एनएफओ में पैसा लगाने से पहले सबसे बड़ी बात, क्या वो एनएफओ कोई यूनिक एनएफओ है, या उसी कैटेगरी में दूसरे फंड्स अवेलेबल हैं। मेरी राय में जब उसी कैटेगरी में दूसरे फंड्स अवेलेबल हैं, तो आपको उस एनएफओ को टाइम देना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो कैसा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप में एनएफओ आते हैं। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी देखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा, एनएफओ में निवेशक इसलिए निवेश की तरफ आकर्षण ज्यादा होते हैं कि उनको वो 10 रुपए में एनएवी मिलती है। तो एक जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि 10 रुपए की एनएवी है, यहाँ से आगे बढ़ेगी बढ़ेगी परफॉर्म करेगी। तो सबसे जो ये मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करने की जरूरत है कि आप आज अगर अपना निवेश करते हैं, किसी भी फंड में निवेश करते हैं, वो अगर आगे चल के परफॉर्म करता है तो आपकी एनएवी चाहे 10 पर हो चाहे 50 पे हो, वो एनएवी आपको अपराइजिंग दिखाई देगी। तो किसी भी एनएफओ को निवेश करने से पहले ये देख लें कि क्या आपके पास वो फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनका आपको ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और अगर ऐसा है तो आप उनको पहले चुनिए, एनएफओ को टाइम दीजिए। लेकिन अगर कोई यूनिक फंड है जो आपकी ऑब्जेक्टिव में फिट बैठता है, तब आप निवेश का सोच सकते हैं। चलिए, इस सवाल को थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं। आप चूंकि हेडलाइन में अभी हम जो पढ़ रहे थे उसमें जिक्र हमने किया मोतीलाल ओसवाल का जो फंड आ रहा है, 14 जुलाई से खुला है 22 जुलाई तक। अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ये निवेश करने जा रहे हैं। इस फंड को कितनी रेटिंग आप देना चाहेंगे, और क्या इस पर चर्चा करना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी एनएफओ में मेरा हमेशा ये व्यू रहता है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत है। आप क्यों उसमें निवेश करना चाहते हैं? कोई सेक्टोरल फंड हो सकता है, कोई डाइवर्सिफाइड फंड हो सकता है, कोई स्पेसिफिक थीम बेस्ड फंड हो सकता है। अब अगर आपको उसका रिटर्न और रिस्क कैरेक्टरिस्टिक मालूम है और उसके बावजूद आप निवेश करते हैं, तो वो आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन सिर्फ आप इसलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि नया एनएफओ आ रहा है, इसलिए सिर्फ निवेश करते हैं, तो मेरी राय में वो सही नहीं है।
तो मोतीलाल का भी जो एनएफओ आ रहा है उसमें आपको अपने ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत है कि आप उसमें कितना निवेश करना चाहेंगे। आपने जो ऑलरेडी एसेट एलोकेशन किया है क्या उसमें वो फिट बैठता है, उसके बाद उसमें निवेश का सोचा जाए। और जब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मेरी राय में शुरुआत हमेशा एग्जिस्टिंग फंड से आप करें जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिससे कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन होने के बाद एनएफओ को अपने पोर्टफोलियो में तब ऐड करें जब वो आपके पोर्टफोलियो का कोई हिस्सा आपका रह गया हो और उसको आप निवेश करके उस पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हो। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपसे पूछें, एक छोटा सा इसी में एक और एड ऑन क्वेश्चन है, और वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक फंड में पैसे कम लगाने चाहिए बजाय इसमें कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। आप कितना इसमें बिलीव करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंड है जो सिर्फ आईटी में लगा रहा है, बैंक में लगा रहा है या किसी और सेक्टर में लगा रहा है, क्योंकि हर सेक्टर के साथ समय समय पर उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, अपने अपने डाउनफॉल होते हैं, तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मेरा भी वही राय है कि सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में अगर आप निवेश करते हैं तो पहली बात तो आप बड़े रिस्क की तरफ जा रहे हैं, उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उस सेक्टर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हमने पहले देखा है आईटी सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर या और थीम बेस्ड फंड है कि उस सेक्टर ने जब परफॉर्म नहीं किया तो सडनली जो है आपका फंड परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फॉर एग्जांपल आज की हम बात करते हैं तो बजट में 25 साल का डिजिटल रेवोल्यूशन का गवर्नमेंट ने फोकस किया था। अब उसको देखते हुए निवेशकों का जो रुझान है वो ऐसे फंड की तरफ बढ़ गया जिसमें डिजिटल वर्ड इंक्लूडेड है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड है। तो हो सकता है ये फंड्स परफॉर्म कर सकते हैं अगर इस तरह का हम सिनेरियो देखते हैं, लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक फंड में निवेश भी करते हैं तो मेरी राय में 5 या 10% से ज्यादा का एक्सपोजर मेरी राय में ज्यादा रिस्की होगा, तो नहीं लेना चाहिए, उसको 5 या 10% तक ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो किसी सेक्टर स्पेसिफिक फंड में पैसे लगाने हो तो 5 से 10% से ज़्यादा पैसे मत लगाइए, क्योंकि जब वहाँ पर गिरावट आती है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, फिर आपको घबराहट होगी। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि बाकी अगर कोई सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा सेक्टर आपके नुकसान को कवर कर सकता है। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का वो ये है कि अब जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऐसे में बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि किस फंड से पहले निकलना चाहिए, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड, किसमें से निकलना चाहिए, किसमें निवेश बनाए रखना चाहिए, और इस फैसले को लेने का आधार क्या हम रखें? मेरी राय में मार्केट वॉलेटिलिटी आधार नहीं होता है किसी भी फंड से निकलने का। आपको अगर किसी फंड से एग्जिट करना है तो उसके कारण देखिए, क्या वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या आपके पोर्टफोलियो में अननेसेसरी आपने उस फंड को इंक्लूड करा हुआ है, क्या आपका एसेट एलोकेशन उस फंड की वजह से बिगड़ रहा है, आप मीडियम रिस्क में आते हैं, आप हाई रिस्क कैटेगरी में हो गए हैं, क्या आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ गया है। तो ये कुछ कारण है जिससे एग्जिट करना चाहिए। और जनरली मार्केट जब बढ़ता है तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बड़ा अच्छा टाइम होता है कि आपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर कर सके, यानी कि कोई खराब फंड परफॉर्म कर रहा है तो उसको निकाल सके। तो एग्जिट लेने का डिसीजन किसी भी फंड से आपके गोल, आपके एसेट एलोकेशन, आप फंड परफॉर्मेंस, इससे लिंक होना चाहिए, ना कि मार्केट वॉलेटिलिटी से। मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, आपका अगर एसेट एलोकेशन सही है, फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है, आपके गोल से लिंक करा हुआ है, तो कंटिन्यू रखना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट।